हमारे पास कुछ बच्चों ने कहा है या श्रोताओं ने कहा है कि रसल पर भी कुछ हो जाना चाहिए। हमने रसल को इसलिए छोड़ दिया था कि रसल ने कोई एक फिलॉसफी नहीं दी। रसल की अगर थिंकिंग देखी जाए तो 1892 में सबसे पहले उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी। वैसे रसल के बारे में यह है कि रसल ने पॉलिटिकल फिलॉसफी, सोशल फिलॉसफी, एजुकेशनल फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ पीस, एनालिटिकल फिलॉसफी, हर फील्ड में अपनी कलम चलाई है। कोई फील्ड फिलॉसफी का जो भी उदय हुआ या जो भी स्कूल फिलॉसफी का चला, लिंग्विस्टिक एनालिसिस में भी, तो इतने रसल ने फिलॉसफी, इतनी प्रकार की फिलॉसफी दी है। अब इसमें जो सोशल फिलॉसफी है वो तो हमारा कोई मतलब, कि हम फिलॉसफी का जो मतलब लेते हैं एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, थ्योरी ऑफ, तो रसल जो है इससे अलग जा कर के पॉलिटिकल फिलॉसफी पर भी बहुत लिख रहे हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी ये हमारा फील्ड नहीं है, पॉलिटिकल साइंस वालों का फील्ड है। इसी तरह सोशल फिलॉसफी पे भी उन्होंने लिखा है बहुत। ये भी अलग सोशोलॉजी वालों का या सोशल फिलॉसफी वालों का अलग फील्ड हो जाता है, हमारा फील्ड नहीं है। तो रसल ने अपनी एक चीज़ रखी है शुरू में कि वो अनुभववादी से उन्होंने शुरू किया। अपनी जो उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ फिलॉसफी किताब दी बहुत शुरू में 1892 में, उनका दृष्टिकोण जो है वो अनुभववादी दृष्टिकोण रहा। उस पर उन्होंने बहुत कुछ इस किताब में लिखा भी है। अनुभववाद के दो अलग तरीके हैं, रेडिकल एम्पिरिसिज्म भी, लॉक का एम्पिरिसिज्म भी, ये सारे एम्पिरिसिस्ट। तो ये दृष्टिकोण उनका एम्पिरिसिस्ट रहा। हालांकि वो इन लोगों से कई जगह डाइवर्ट कर गए, अलग किया उन्होंने, लेकिन दृष्टिकोण वही रहा, अनुभववाद वाला। उसके बाद फिर 1894 में एक किताब उन्होंने और लिखी। उस किताब में उन्होंने देखा कि क्या जानने वाली चीज़ क्या है। उसमें थोड़ा थोड़ा तत्व मीमांसा तो आ गई है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर वो मेथोडोलॉजिकल ही रही है। जानने की विधियां क्या हैं। रसल का मुख्य जो ट्रेंड रहा ये रहा कि जो ज्ञान के अब तक हमने सारे देखे एपिस्टेमोलॉजिकल, क्या वो ज्ञान है भी या नहीं, ज्ञान है क्या। हम जिसको ज्ञान कहते रहे, कुछ लोग जो हैं मेटाफिजिकल नॉलेज को ज्ञान कहते रहे, परा तत्व को। तो रसल ने ये भी क्वेश्चन किया कि क्या ये परातत्व नाम की जो चीज़ है, इसका कोई ज्ञान भी है या नहीं, ज्ञान है भी है या नहीं। तो रसल का दृष्टिकोण पहली से 1998 की किताब से 1894 में बदल गया। फिर 1921 में इन्होंने और एक किताब लिखी, एनालिसिस ऑफ माइंड। जब एनालिसिस ऑफ माइंड पर आए तो इन्होंने पुराने सिद्धांत जो थे, अपने ही सिद्धांतों को क्रिटिसाइज करके और उनको छोड़ दिया, और माइंड का एनालिसिस करते करते इन्होंने एक फिलॉसफी दी न्यूट्रल मोनिज्म की, जिस फिलॉसफी को हम थोड़ा सा तात्विक कह सकते हैं, मेटाफिजिकल। माइंड क्या है, इस पर इन्होंने जो पुरानी बात चल रही थी, डेकार्टे,
स्पाइनोजा वगैरह, माइंड और मैटर में क्या रिलेशन है, माइंड और बॉडी में क्या रिलेशन है। तो वो बॉडी माइंड के रिलेशन को एनालिसिस किया इन्होंने बड़े तार्किक ढंग से, और उसको उन्होंने अंत में उसमें निष्कर्ष निकाला कि जो परम तत्व है वो तो न्यूट्रल है, ना वो माइंड है ना मैटर है। जब वो अपने आप को इकट्ठा करता है थॉट के अनुसार तो माइंड कहलाने लगता है। जब वो अपने आप को न्यूट्रल तत्व प्रकट करता है एक्सटेंशन के हिसाब तो माइंड कहलाऊंगा, मैटर कहलाने लगता है। तो एक फिलॉसफी इनकी आ गई न्यूट्रल मोनिज्म की फिलॉसफी। फिर उसके बाद उन्होंने 1924 में और फिलॉसफी दी। तो रसल अपना स्टैंड जो है लगातार बदलते रहे हैं, और उस बदलने के कारण से ये कि ये नहीं कहा जा सकता कि रसल की फिलॉसफी है क्या। वास्तव में रसल ने क्या, हाँ ये है कि रसल का दृष्टिकोण हमेशा साइंटिफिक रहा है, और साइंटिफिक दृष्टिकोण में रसल ने ये कहा कि जब भी कोई नई फैक्ट हमारे सामने आए या नए तार्किक चीज़ें हमारे सामने आई तो हमें पुरानी चीज़ों को त्यागने में हमें डॉगमा समझ लेना चाहिए। तो अपने ही सिद्धांतों को रसल ने त्यागना शुरू कर दिया, एक एक चीज़ को त्यागते गए। तो अब सारा इस तरह का विस्तार से हम देखें तो रसल का हमें पता लगेगा कि इनकी दृष्टिकोण में कोई एक जगह स्थिरता नहीं है, और रसल ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि मैं रैशनल यानी रैशनल बुद्धि का इसलिए ये मानने वाला हूँ तर्क का, कि जो चीज़ तर्क से नहीं सिद्ध हो पाती या तर्क से जो चीज़ परिणाम पर नहीं पहुंच पाती उसे मैं खुद ही त्याग देता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो इसलिए हम रसल को जब करते हैं तो दिक्कत ये पड़ती है कि कौन सी फिलॉसफी हम लोगों के सामने रखें रसल की। रसल ने भाषा का एनालिसिस भी किया है। रसल का समस्या जो है वो एक बहुत बड़ी फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स से निकलती है। और वो मैथमेटिकल फिलॉसफी हमारा काम नहीं है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स वालों का काम है। लेकिन इन्होंने A.N. व्हाइटहेड के साथ मिलकर के एक बहुत ही मास्टरपीस मास्टरमाइंड किताब लिखी, उसका नाम था प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ये मॉडर्न एल्जेब्रा का फाउंडेशन ग्रंथ है। मॉडर्न एल्जेब्रा जो है इसकी एक आधार, नया बिल्कुल आधार बना के रसल ने और व्हाइटहेड ने रख दिया। बहुत विस्तृत किताब है ये। पुरानी जो बहुत सारी इक्वेशंस थी पुराने एल्जेब्रा में, उनको नए सिरे से सॉल्व करके, लेकिन इसमें से इनको एक चीज़ निकली, जो निष्कर्ष अंत में निकाला इन्होंने, वो निकाला कि सारा मैथमेटिक्स जितना भी है बहुत लंबा चौड़ा है मैथमेटिक्स, और ख़ास तौर से एल्जेब्रा, इट कैन बी रिड्यूस टू लॉजिक। लॉजिक के जो 3 सिद्धांत हैं जो एरिस्टोटल ने दिए थे, सारा मैथमेटिक्स 3 सिद्धांतों में रिड्यूस किया जा सकता है। ये इन्होंने प्रिंसिपिया मैथमेटिका के आधार पर सिद्ध किया, और ये कहा कि तर्क का, लॉजिक का संबंध और गणित का संबंध ट्रुथ से है, वस्तुओं से नहीं है। और जब उनका संबंध ट्रुथ से है
तो लॉजिक के और मैथमेटिक्स की जितनी प्रपोजिशंस हैं, जितने भी स्टेटमेंट हैं, वो हमेशा सत्य होंगे। और वस्तुओं के बारे में, क्योंकि ये वस्तुओं से संबंधित नहीं है, तो वस्तुओं के बारे में हम निश्चित नहीं कह सकते। फिजिकल साइंसेज कभी भी निश्चित नहीं बात कह सकते हैं। फिजिकल साइंसेज में कोई भी चीज़ परम सत्य नहीं है, अंतिम सत्य नहीं है। और फिजिकल साइंसेज में कोई चीज़ अनट्रुथ भी नहीं है। फिजिकल साइंसेज ने जितना अब तक निकाला है या जब तक खोजा है, वो सब ट्रुथ है। लेकिन उस ट्रुथ के आगे वो ये नहीं कह सकते कि फाइनल ट्रुथ है, क्योंकि फिजिकल साइंसेज में रिसर्च लगातार चल रही हैं और चलती रहेंगी। तो रसल के और व्हाइटहेड के मन में आया कि ऐसा क्यों है कि मैथमेटिक्स के निर्णय, मैथमेटिक्स के जजमेंट हमेशा सत्य होते हैं और फिजिकल साइंसेज के जजमेंट सत्य, इम्पीरिकल जजमेंट, अनुभव आश्रित जजमेंट परम सत्य नहीं होते, पर झूठ भी नहीं होते। दोनों के बीच का रास्ता है। ऐसा क्यों है? तो इसलिए फिलॉसफी की तरफ आए, ये देखने के लिए कि हम ज्ञान को किस तरह से प्राप्त करें। और बहुत सारे रास्तों से निकलते हुए आए हैं, इन्होंने अपना रास्ता एक नहीं रखा। पहले लॉजिक का रास्ता रखा। अब लॉजिक में क्या है कि ट्रेडिशनल लॉजिक में बड़ी कमजोरियां हैं, क्योंकि वो लॉजिक की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज से बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो रसल ने लॉजिक वाला, लैंग्वेज वाला पोर्शन भी बड़ी गहराई से, वैसे तो ये है कि जो भी उन्होंने जिस फील्ड को टच किया रसल ने, उस फील्ड में अच्छी एनालिसिस करके अपनी छाप वहाँ छोड़ी, लेकिन टिके नहीं। जब दूसरा फील्ड आया तो उसमें चले गए। तो लैंग्वेज का बहुत एनालिसिस किया है इन्होंने, और उस लैंग्वेज के एनालिसिस में क्या हुआ है कि जो ट्रेडिशनल लॉजिक थी, उसकी बजाय सिंबॉलिक लॉजिक आ गई है। बहुत विस्तार है सिंबॉलिक लॉजिक का, लेकिन उसका आधार इनके प्रिंसिपल या मैथमेटिक्स में निकला है। तो उसको हम एक ही एग्जांपल उसके देते हैं, क्योंकि इतने लंबे लॉजिक का कहाँ सारा करेंगे हम। सिंबॉलिक लॉजिक की सिर्फ एक एग्जांपल देते हैं। हम ये कहते हैं बनाना एंड एप्पल आर गुड फॉर हेल्थ। अभी जो एंड शब्द है ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। बनाना और एप्पल मिलाकर के खाओ तो हेल्थ के लिए बढ़िया होगा, यह इसका मतलब है कि बनाना भी और एप्पल भी, ये दोनों जो हैं ये हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो रसल ने कहा ये एंड शब्द जो है बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए एंड शब्द को भाषा से निकाल दो और उसकी जगह क्या करो, एक बिंदी लगा दो। उस बिंदी का मतलब ये हो जाएगा कि केला अलग है, सेब अलग है। केला हेल्थ के लिए अच्छा है, सेब हेल्थ के लिए अच्छा है। केला और बनाना, बिंदी, बनाना पॉइंट एप्पल गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ इनका मतलब हो गया कि यहाँ हम एंड की बजाय क्या लगाएंगे, और। आइदर बनाना और एप्पल और गुड फॉर हेल्थ। तो इस तरह से लॉजिकल एनालिसिस कर करा के रसल ने एक लॉजिक लैंग्वेज को प्योरीफाई करने की कोशिश की। अब इसमें और एक शब्द उन्होंने कहा कि बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, वो है इज। इज जो शब्द है इसको लोग वर्ब मानते हैं लॉजिक, उसमें ग्रामर में।
अब इसको हम वर्ब माने तो हम क्या होगा कि सारे सेंटेंस जिसमें इज आता है एक से ही होने चाहिए। ट्रायंगल इज 3 साइडेड फिगर, कैट इज मैमल, रोज इज रेड, सोक्रेटिस इज ए फिलोसफर। अगर इसको हम वर्ब मान लें तो ये चारों सेंटेंस एक से हैं ग्रामर के लिहाज से, लेकिन इज वर्ब नहीं है, इज कोपुला है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने के लिए एक शब्द है जिसके अलग अलग जगह में अलग अलग मानी हो सकते हैं। तो रसल ने कहा कि अगर भाषा में क्लैरिटी लानी है तो इज को निकालो। ट्रायंगल इज 3 साइडेड फिगर, इसमें क्या होगा, आइडेंटिटी बिटवीन ट्रायंगल एंड 3 साइडेड फिगर। दूसरे सेंटेंस में हम आइडेंटिटी नहीं कह सकते, कैट और मैमल आइडेंटिकल नहीं है, यहाँ इज के माने आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ इज के माने क्लास रिलेशनशिप। कैट इज ए मेंबर ऑफ मैमल क्लास, यहाँ क्लास रिलेशनशिप बता रहा है इज का शब्द। तो इसका दूसरा रूप हो जाएगा सेंटेंस का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, कि जब हम कन्फ्यूजन दूर करेंगे तो इसका रूप ये हो जाएगा, रोज इज रेड। इसका अर्थ क्या होगा, रोज और रेड कोई इनका क्लासफुल रिलेशन नहीं है कि रोज इज ए पार्ट ऑफ रेड क्लास, जितनी रेड चीज़ें हैं वही क्लास है और उसका यहाँ से हो जाएगा प्रेडिकेट रेड कैन बी एडेड विद रोज, यहाँ इसका मतलब हो गया कैन बी। इसी तरह से फिर जब होगा सोक्रेटिस इज ए फिलोसफर, तो इसका मतलब हो जाएगा देयर एग्जिस्टेड ए मैन हुज नेम वाज फिलोसफर, हुज नेम वाज सोक्रेटिस। क्योंकि अगर हम सोक्रेटिस को प्रेडिकेट माने तो इसका मतलब होगा एक आदमी ने अपने नौकर का नाम सोक्रेटिस रखा हुआ है तो वो भी फिलोसफर हो गया। तो हमें पहले कहना पड़ेगा देयर एग्जिस्टेड ए मैन इन यूनान, इन ग्रीस, हुज नेम वाज सोक्रेटिस। तो ये पता लगा कि इज जो है वो हर जगह एक ही बात नहीं कहता, फिलोसफी में अलग अलग जगह इज अलग अलग कहता है। इसलिए इसको हमें ठीक तरह से एनालाइज करके और बिल्कुल क्लैरिफाई करने के लिए, इसी तरह से वो कहते हैं अगर इज को हम वर्ब मान लें तो इसका मतलब होगा एग्जिस्टेंस, और कहते हैं लोगों ने इसको इसी तरह यूज किया है, एग्जिस्ट की जगह इज कर दिया, गॉड इज, इसका मतलब गॉड एग्जिस्ट, इज माने एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसी चीज जो दुनिया में है ही नहीं, यूनिकॉर्न। एक कल्पना ये है कि एक बैल है, उसमें उसका एक सींग है और उस एक सींग पर उसने पृथ्वी को उठा रखा, वो यूनिकॉर्न कहलाता है। अब हम कहें यूनिकॉर्न इज फिक्टिशियस, तो अगर इसके माने एग्जिस्टेंस लेते हैं तो वहाँ हो जाएगा यूनिकॉर्न एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू बी फिक्टिशियस, सेल्फ कंट्रडिक्शन। तो इसके माने एग्जिस्टेंस नहीं है। मेटाफिजिशियंस ने बहुत गलती यही की है कि इसके माने एग्जिस्टेंस ले लिया उन्होंने। तो रसल ने इस तरह लैंग्वेज फिलॉसफी में से बहुत सारे ऐसे शब्द जो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं वो निकालने की कोशिश की है लिंग्विस्टिक एनालिसिस वालों के साथ। लेकिन बाद में रसल इससे हट गए क्योंकि वो चेंज करते रहे अपना दृष्टिकोण। उन्होंने कहा कि ये क्लैरिटी इज़ नॉट एनफ, खाली क्लैरिटी नहीं कुछ और भी होनी चाहिए।
तो वो फिर और घूम करके कहीं और फिलॉसफी में, किसी में और फिलॉसफी में आ गए। तो इस तरह से रसल ने अपना बार बार स्टैंड चेंज किया है। मैथमेटिक्स से शुरू किया और आजकल मॉडर्न ज़माने में उन्होंने जो एटम की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा फिजिकल एटम और लॉजिकल एटम। जैसे हम लोगों को विश्लेषण करके फिजिक्स की जितनी भी दुनिया में वस्तुएं हैं उनको हम एनालिसिस करते रहते हैं, एनालिसिस करते करते एटम पे पहुंच जाते हैं और एटम को हम मानते हैं कि यहाँ से नीचे नहीं जाया जा सकता, ये परम सत्य है। इसी तरह हम लॉजिक में भी जब कोई बात करते हैं या मेटाफिजिक्स में कोई बात करते हैं तो हम उसको जो सेंटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, उनको तोड़ते सिंपल सेंटेंस में ले आते हैं। और जब सिंपल सेंटेंस में ले आते हैं तब हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो फैक्ट के साथ मेल खाता है नहीं खाता है। अगर वो फैक्ट के साथ मेल खाता है तो हम कहेंगे ये हम ट्रुथ, ये सच्चा, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। और फिर ऐसे ट्रू स्टेटमेंट को जोड़ करके हम किस तरह से जोड़ेंगे वो तरीके सारा सिंबॉलिक लॉजिक में है। डॉट है, वेज है, नेगेशन का चिन्ह है, इम्प्लीकेशन का चिन्ह है। इनके द्वारा हम जोड़ जाड़ करके उनको फिर और एक लंबे चीज़ पर पहुंचेंगे, एक्सप्लेनेशन पर, तब हम तत्व का सही तरह से विश्लेषण कर पाएंगे। तो अंत में आकर के ये लॉजिकल एटमिज्म पे आ गए। कहाँ से शुरू किया था और कहाँ तक पहुँच गए। तो पहले हम इसलिए ले करके कि जिन चीज़ों को रसल ने आखिर तक नहीं छोड़ा, पहले उन पर विचार करेंगे हम।